In previous lecture, I already taught you about electric potential, potential difference, electric potential due to a point charge, electric potential due to an electric dipole on axial and equatorial position, and also electric potential due to a system of charges. And in this video, I am going to teach you about relation between electric potential and electric field, equipotential surfaces and the properties of equipotential surfaces, also electric potential energy due to a dipole placed in uniform electric field, and the last topic is behavior of a conductor in electrostatic field. Let us start, and the first topic is the relation between electric field and electric potential. Relation between electric field and electric potential. इसमें क्या है कि पहले आपका कोई एक चार्ज है, हमने मान लिया वो चार्ज है O पॉइंट पे प्लेस्ड है। अब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अनदर चार्ज Q0 है, जैसा कि हम लोग करते चले आए हैं, एक कोई टेस्ट चार्ज मूव करवाते हैं। यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि कोई एक टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आएंगे। इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां पे दो का वर्क निकलेगा, दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने क्या बताई थी, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज यूनिट चार्ज। तो वो डेफिनेशन यूज करके प्लस हमें पता है जो वर्क डन है वो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। दोनों फार्मूला के कंपैरिजन करके हम इसको डिराइव कर देंगे E और V के रिलेशन को। तो सबसे पहले एक आपका चार्ज रखा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स है, दो एडजेसेंट पॉइंट है, एक आपका पॉइंट B है और एक पॉइंट A है। हमें पता है B इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू V अपॉन R, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली आर्क है। अब यहाँ पे हमने मान लिया अगर पोटेंशियल आपका B है तो अगर थोड़ा और इधर बढ़े कुछ पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा। हमने मान लिया यहाँ पे जो पोटेंशियल इंक्रीमेंट है वो dB है और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली dr, ठीक है। अब जो चार्ज हम Q0 लेके आ रहे हैं या फिर टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, इसको लाने में हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स को चार्ज को इधर ला रहे हैं, तो एक अगेंस्ट हमें इसके फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंसीडरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में ड्राइव करते हैं। कंसीडर an electric field due to a charge plus Q placed at O। फिर क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स को कंसीडर कर लेंगे। लेट A and B be two adjacent points separated by a distance 2a, distance dr। फिर अब हम जब इस चार्ज को लेट या फिर सीधे लिख लेते हैं द वर्क डन, या फिर पहले पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, लेट द पोटेंशियल at these points A and B, let the potentials at these points A and B be B and V plus dV। ये आपका कंसीडरेशन हो गया। अब इसके बाद में वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, द वर्क डन in moving a charge Q0 against the electric field, तो यहां पे वर्क डन हमारा स्मॉल है तो स्मॉल वर्क डन dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, तो F इनटू dr हो जाएगा। अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, ये दोनों कैसी क्वांटिटी है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। अब दोनों के बीच का एंगल कैसा है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल है 180 है। तो जो वर्क है वो आपका हो जाएगा FDR, ठीक है, माइनस का FDR हो गया। और F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू आपका हो जाएगा QE, ठीक है, QE इनटू dr। ये आपका निकल आया dW। फर्स्ट इक्वेशन ये हमें पता है F इक्वल टू
क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है, तो यहाँ पे जो आपका F है वो F इज इक्वल टू हो जाएगा QE, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। दूसरा आपका जो वर्क डन है आल्सो, जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, इंक प्रॉब्लम है, वर्क डन V, वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो यहां से वर्क डन आपका dW हो जाएगा, dW विल बी इक्वल टू V इंटू Q, V इंटू Q, Q की जगह पे आपका हो जाएगा Q नॉट। तो यहाँ पे जो B डेल्टा B है इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज आपका क्या है B प्लस dV माइनस B इंटू Q नॉट। B2 will be cancel out, dW will be equal to Q नॉट इंटू dV, इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वन एंड टू, ये आपका Q नॉट dV विल बी इक्वल टू Q नॉट E dr, या फिर हम इसको नॉर्मल ही लें, वेक्टर ना लें तभी सही है। तो ये क्या हो गया, Q नॉट टू Q नॉट विल बी कैंसिल आउट, यहां से आपका क्या निकल आएगा, E इज इक्वल टू निकल आएगा आपका, और निगेटिव साइन कहां चला गया, निगेटिव साइन वहां था, यहां भी निगेटिव रहेगा, तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा आपका, यहां निगेटिव होगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, माइनस का dV अपॉन dr, यही आपका रिलेशन है। और जो dV अपॉन dr है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है लिख लेंगे आप लोग, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या है, चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, नोट इट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस या सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, वो सरफेसेस हैं जिनके किसी भी पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम हो। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, और अगर हम इसके लिए सरफेस ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ये अगर पॉजिटिव निगेटिव के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ड्रॉ करूं तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाएंगी। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव के लिए इधर भी यही हो जाएगा। ये आपके हो गई। अगर मैं इनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूं तो ये जो रीजन है स्ट्रॉन्ग वाला, यहाँ पे ये बहुत क्लोजर होगी, यहाँ पे दूर जाएंगी, फिर यहाँ पे अगली जो बनेगी वो क्लोजर होगी, यहाँ पे दूर, फिर ये अगली जो बनेगी वो यहाँ पे क्लोजर होगी, लेकिन यहाँ वो दूर होती जाएंगी। सिमिलर यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे जो हाई अट्रैक्शन फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे ये बहुत क्लोजर होती है जो पोटेंशियल सरफेसेस है, वहीं जहाँ पे लेस है वहां पे ये फर्दर होंगी, अपार्ट होंगी, दूर दूर होंगी। और अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूं तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो हो जाएंगी प्लेनर। अगली कुछ इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इनको ड्रॉ डिफाइन करूं तो क्या हो जाएंगी, these are the surfaces which have same potentials at every point of the surface, every point on the surface।
इसके बाद में आती है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर इस पे हम कोई चार्ज लेके जाएं, यहां कहीं भी चार्ज मूव करवाएं इस सरफेस पे, तो जो आपका वर्क डन है वो W विल बी इक्वल टू 0। कैसे 0 होगा? हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? सिंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, दिस इंप्लाइज दैट W विल बी इक्वल टू V इनटू Q, V इनटू Q। B पोटेंशियल यानी कि दो पॉइंट्स, जिस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहा है, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल यानी चेंज, पोटेंशियल में चेंज, तो दोनों जगह पोटेंशियल सेम है। कहने का मतलब जो B है आपका B माइनस B इंटू Q हो जाएगा, तो ये आपका B माइनस B 0 और 0 इंटू Q इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट यही होगा कि जो वर्क डन होता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में, ले जाने में, जो आपका वर्क डन है वो 0 होगा। सेकंड पॉइंट जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में, कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो वो आपकी हमेशा होती है नॉर्मल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना हो तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस तरह से, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा? वो इस पॉइंट पे जो भी ये चार्ज है, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इन चार्ज को क्या करेगा? मूव करवाने की कोशिश करेगा कंडक्टर को दूर, ये करंट प्रोड्यूस कर देगा तो चार्ज मूव होगा। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्टैटिक बॉडी में करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट अगला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे ये बहुत क्लोजर होती है, पास होगी, और जहां पे अट्रैक्शन नहीं है वहां पे ये दूर होती है, फर्दर होती है। मैं लिख देता हूं इन पॉइंट्स को। तो पहला है द वर्क डन इन bringing a charge over, क्या लिखूं मैं? over equipotencial surface, surface is 0। सेकेंड वन मैंने क्या बताया था? पहला तो वर्क डन आपको समझ में आ गया होगा, ब्रिंगिंग या कैरिंग का चार्ज जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के 0 है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड पॉइंट क्या है? These are closer in region of strong field, while farther on region of big field, big field। नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा कि जो लाइंस हैं, दो इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेसेस हैं, वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। अगर वहां पे कट करेंगी तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेसेस नेवर कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर, कट ईच अदर। जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बोर्ड वाला क्वेश्चन इस बेसिस पे आता है, आपसे कहेगा जो वर्क डन है वो 0 क्यों है, आपको रीजन स्पेसिफाई करना है कि ऐसा है तो क्यों है, नॉर्मल है। तो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी यही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के नॉर्मल क्यों होती है, यही सब बस इनको जो क्लैरिफाई है, जो इनको क्लैरिफिकेशन देना है वो सब आपको ही देना है। का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से किसी लोकेशन पर लाके इकट्ठा करने में जो भी वर्क डन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in assembling a system of charges at their locations from infinity इसके बाद में जो अगली हेडिंग है, आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारे चार्जेस हैं, उनको इंफिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर लोकेशंस पे, पोजीशंस पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस या फिर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ a system of two charges। देखो, अब पहले जो भी मैं समझाता हूं, कोशिश मेरी यही रहती है कि आप डायग्राम से ही पूरा समझ जाएं आपको आगे करना क्या है। तो पहले हमारे पास एक कोई चार्ज रखा है Q1, ये पहले से रेस्ट पे है। अगर ये Q1 रेस्ट में है तो इसे अगर हम कहीं से लेके आए, अब यहाँ पे कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा पहले चार्ज के लिए वो कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट में नहीं है। जब कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट में नहीं है तो इन्फिनिटी से लाने में हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़ा। फिर इसके बाद में यहाँ पे कोई पॉइंट P है और हमने मान लिया यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है R12। इस पॉइंट पे अगर हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो B हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, और R की जगह डिस्टेंस कितनी है हमारी? R12 एडजस्टेड R12 है। और अगर हम इंफिनिटी से कोई दूसरा चार्ज यहां पे लेके आए फ्रॉम इंफिनिटी Q2, अगर देखा जाए इस चार्ज Q2 को लाने में वर्क डन W2, तो W2 क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है इस चार्ज की वजह से, V into Q2, और B हम लोग निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब ये जो चार्ज था वो किसकी वजह से था? Q1 की वजह से, तो यहां पे Q1 हो जाएगा Q1 अपॉन R12 इनटू ये वाला चार्ज Q2, तो ये हमारा वर्क डन निकला है W2। नेट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन दोनों चार्जेस के सम के इक्वल होगी। जो कंसीडरेशन है उसमें हमें क्या करना है? यही सब कंसीडर करना है, तो कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर या फिर कंसीडर अ चार्ज Q1 is at rest, so there is no work done in bringing this charge from infinity, because there is no electric field, ठीक है। तो वर्क डन W1 is equal to क्या हो जाएगा? 0। Now let us consider, इसे ना लिख के क्या करेंगे? पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R12 at point P due to this charge Q1, this charge Q1, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V is equal to हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R12। नाउ and the charge Q2 is brought from infinity, and the work done in bringing this charge, वर्क डन W2 कितना हो जाएगा आपका? V into Q2, यही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। V is equal to W upon Q, यहां से जो आपका W है वो हो जाएगा V into Q, तो W2 हमारा क्या हो जाएगा? V
बी हम लोग निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R12, ये सफिक्स में रहेगा और ये भी आपका सफिक्स में रहेगा, और इनटू Q2। तो अगर हम ये हमारे पास W2 निकल आया और W1 हमारे पास कितना है, W1 है 0, तो नेट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमें पता है नेट वर्क डन W1 प्लस W2, और W1 तो हमारा 0 है, W2 कितना निकल के आया, W2 निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12, और ये 0 है तो यही आपकी हो जाएगी टोटल एनर्जी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं U से, पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, 3 में क्या है, पहले जो हम लोग 2 के लिए निकाल चुके हैं इसी का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज Q1 है, ये रेस्ट पे है, यहाँ की बजाय इसे थोड़ा यहाँ लेते हैं, तो Q1 चार्ज रखा है, इसके लिए वर्क डन W1 क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे हमने दूसरा चार्ज रखा था, इस पॉइंट P पे इंफिनिटी से लाए थे, Q2 चार्ज दूसरा, और जो यहाँ पर डिस्टेंस मानी थी वो मानी थी हम लोगों ने R12, यहाँ पे चार्ज आपका आ गया था Q2, और जो वर्क डन W2 निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था W2 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12। ये देखिए, अब इसके बाद में हम कोई तीसरा चार्ज यहाँ इंफिनिटी से लेके आते हैं, तीसरा चार्ज Q3, तो ये इंफिनिटी से लेके आए। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को, ये हमारे पास 3 चार्ज हो गए, हमें निकालना है वर्क डन। तो 2 चार्जों के लिए निकाल चुके हैं, पहले के लिए 0 है, सेकंड के लिए निकला है, थर्ड के लिए, तो लेट एंड द चार्ज Q3 is brought from infinity and work done in bringing this charge, तो वर्क डन आपका W3 क्या हो जाएगा, वर्क डन इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इनटू Q3। अब इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इसको हम Q मान लें, तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से, यानी कि ये जो B है वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज Q3। तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा ड्यू टू Q1 1/4 पाई, हमने मान लिया जो डिस्टेंस है वो R1, सॉरी ये 3 है ये 1 है, तो हमने इसको मान लिया ये डिस्टेंस हमारी R13 है, ये आपकी 2 और 3 के बीच की रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हमने मान ली 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज हमारा क्या है Q1 और डिस्टेंस हमने क्या मानी है R13 प्लस ये वाला चार्ज क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू Q2 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 4 पाई Q2 अपॉन में डिस्टेंस आपकी है R23 इनटू Q3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q3 अपॉन में R13, ये आपका W3 निकल रहा है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 Q3 अपॉन R23। अब अगर हम नेट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तीनों चार्ज को असेंबल करने में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग 3 चार्जेस, टोटल वर्क डन, तो ये आपका हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, अब हमें क्या पता है W1 हमारा कितना निकल के आया 0, W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 आपका निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस आपका क्या निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 Q3 अपॉन R23।
यहां से हमें कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23। अगर इसी तरह से हमारे पास ये चार्जेस हैं तो हम उनके लिए लिख सकते हैं, ये आपकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कितना नोट कर लिया? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें दो चार्जेस को हम लेके आएंगे इन्फिनिटी से। हमने मान लिया ये कोई हमारा सोर्स चार्ज है, कुछ ज्यादा भयानक हो गया, ये कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमने कोई एक चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं इस पोजीशन पे Q1 को, ठीक है। इन्फिनिटी से कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे लेके आए Q2, इसको भी हम लेके आए हैं इन्फिनिटी से। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली R12 है, ठीक है। ये सब आपका अजम्पशंस है। अब इसको एज्यूम कैसे करेंगे? हमने इसको एज्यूम किया है इस बेसिस पे कि कोई आपका चार्ज है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो R1 है, यानी कि इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आए Q1 पे रख दिया, लेकिन ओरिजिन के साथ में जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, वो R1 है। दूसरे वाले को यहां तक लेके आए और इसको मान लिया चार्ज Q2 को लाने में हमने जो पोजीशन मान ली इसकी वो मान ली R2। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली R12। अब अगर हम इस चार्ज Q1 की वजह से इस पॉइंट पे अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें तो B आपका क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन डिस्टेंस R1। अगर इस चार्ज Q2 को लाने में इस Q1 के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन निकालें तो वर्क डन आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू V इनटू Q, और चार्ज आपका Q2 है, B हमने क्या निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 और ये आपका Q2 अपॉन R12, तो ये हो जाएगा वर्क डन। और अब ये तो मैंने समझा दिया, ये आपको लिखना नहीं, ये मैंने ये बता दिया कि क्या क्या है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो इस पे हो जाएगा BR1 और इस पे हो जाएगा BR2, आपका हो जाएगा BR2, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट BR1 एंड BR2 be the potentials having positions R1 and R2, ठीक है। अब पहले वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन चार्ज Q1 के लिए तो वर्क डन in bringing a charge from infinity, ब्रिंग चार्ज को ब्रिंग कहां कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो वर्क डन है वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कितना है हमारा B और इसको मान लेंगे BR1 और चार्ज कितना है Q1, या फिर पहले हम Q1 को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q1 BR1। यही सिमिलर दूसरे चार्ज के लिए बात करें तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 from infinity against electric field, current adjusted against electric field, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q2VR2। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में इसे एक वर्क और करना पड़ रहा है, जो चार्ज Q2 है उसको जो Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है, तो द वर्क डन by Q2
against the force exerted by Q1, and this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 अपॉन R12। मैंने पूरा समझा दिया वहां पे कि कैसे आया। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस, तो टोटल वर्क डन and this will be equal to VR1 plus VR2 और प्लस ये आपका हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R12। You can note it. Next topic is potential energy of a dipole in uniform electric field. Potential energy of a dipole in uniform electric field, uniform electric field। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक तो इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड में एक आपका रखा गया है डाइपोल। हमने मान लिया ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस साइड में जो आपका फोर्स लग रहा होगा वो प्लस क्यू होगा और इधर जो फोर्स आपका लग रहा है वो है माइनस क्यू। नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा 0 और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल आपका क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, इसको मिला देंगे, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो जाएगा सी। ये है सेंटर ऑफ डाइपोल और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, वो आपकी क्या है, 2a है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कंसीडरेशन की, तो कंसीडरेशन आप लोगों ने जैसा लास्ट किया था वैसे कर लेंगे। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ डाइपोल consisting two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by a distance 2a, separated by a distance 2a, placed in uniform magnetic field, placed in uniform electric field। ठीक है, यहां तक हो गया प्लेस्ड है। अब जो नेट फोर्स है वो कितना है, इधर आपका प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो नेट फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू विच इज इक्वल्स टू 0। जब नेट फोर्स 0 है तो जो इक्वल एंड अपोजिट कपल है वो एक टॉर्क एक्सर्ट करते हैं, तो टू इक्वल एंड अपोजिट forces exert a torque। ठीक है, अब टॉर्क अगर हम निकालें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क आपका हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देखें क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की बात करें एबीसी की, तो एबीसी में हमें साइड कौन सी पता है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाले हाइपोटेन्यूस, ये थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमें ये पता हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर निकालनी है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बीच के बीच का एक ही रिलेशन लग सकता है, दैट इज ऑफ साइन। साइन आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपकी हमें निकालनी है, ये है आपकी BC अपॉन हाइपोटेन्यूस 2 है, यहां से 2 इधर चली जाएगी तो ये आपका हो जाएगा 2a sin थीटा और दिस इज इक्वल टू BC। और BC क्या है, BC है आपकी परपेंडिकुलर साइड। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास QE है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फोर्स की, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी 2a sin थीटा, तो 2a और q ये आपका मिलके हो जाएगा p, ये निकल आया आपका टॉर्क टाउ इज इक्वल टू p sin थीटा। हमने मान लिया, देखो आप लोगों को क्या पता है कि w इज इक्वल टू fs होता है, ये आपने पढ़ा नॉर्मल लीनियर फोर्स। वर्क डन, अगर हम वर्क डन बात करेंगे एंगुलर फॉर्म में, जैसे कि फोर्स है आपका, अगर यहाँ पे टॉर्क है तो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, लीनियर डिस्टेंस। अगर एंगल की बात करेंगे एंगुलर की, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब फोर्स हमारा एंगुलर फोर्स है तो जो डिस्टेंस है वो भी एंगुलर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम वर्क डन निकालें, हमने
क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये जो टॉर्क है इसको हम किसी छोटे एंगल डी थीटा से, चलो ये डी थीटा से मूव करवाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल डी थीटा, एंगल डी थीटा, देन वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, dw इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एंगल की बात हो रही है तो फोर्स भी आपका एंगुलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एंगुलर होगा। अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालें और हमने मान लिया कि ये डाइपोल हमारा इस तरह से है और ये कोई एंगल θ1 पे है, हमने इसको और रोटेट किया और यहां θ1 से हमने θ2 तक रोटेट किया, तो दो एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट करने में पूरा हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कोई भी आपकी छोटी क्वांटिटी है उसको हम लोग इंडिकेट कर देते थे। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन in rotating this dipole from angle θ1 to θ2, तो W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू क्या है, dW आपका क्या है, ये आपका है टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, और एंगल क्या कहां तक है, θ1 टू θ2, तो ये आपका टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ इज इक्वल टू क्या है, p sin थीटा, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा p e sin थीटा d थीटा, और लिमिटेशन सॉरी लिमिट कहां से कहां तक है, θ1 टू θ2, इनिशियल θ1 पे θ2 तक हमने इसको रोटेट करवाया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, p कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, p भी है, अंदर क्या बचा आपका sin थीटा d थीटा, तो sin थीटा d थीटा और लिमिट हो जाएगी θ1 टू θ2, sin थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है होता है माइनस cos थीटा, तो यहां पे पुट कर देंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बाहर निकल आएगा p और अंदर हो जाएगा cos थीटा, लिमिट हमारी कहां है θ1 टू θ2, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा p e, पहले अपर लिमिट तो cos θ2 माइनस cos θ1। अब अगर हम माइनस साइन को अंदर भेज दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, p e cos θ1 माइनस cos θ2, और इस पे आपका बोर्ड में न्यूमेरिकल जरूर आता है, ये आपकी निकल आई है ना वर्क डन, और यही वर्क डन आपका स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।